सुंदरवन के जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। उनमें कौवे, कबूतर, तोता, मैना, बुलबुल, कोयल सभी पक्षी एक साथ रहते थे। उन सभी पक्षियों में कौवों की संख्या सबसे ज्यादा थी। सारे पक्षी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन एक तोता जिसका नाम सोनू था, वहाँ घोंसले से जैसे ही बाहर निकला, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। ओहो, ये सब क्या हो गया? इन्हें किसने मारा है? आसपास बहुत सारे कौवों और कबूतरों की लाशें पड़ी थीं। सोनू तोता का अंतर्मन दुख से भर गया। उसके सामने उसके कई दोस्त छन्नू, बबलू, भूरा और कनू सब मरे पड़े थे। कल तक वह जिसके साथ खेलता था, आज वह सब दुनिया छोड़कर चले गए थे। चारों तरफ मौत का सन्नाटा फैला था। सोनू तोता ने पेड़ के दूसरे घोंसले पर नजर डाली तो उन्हें खाली देखकर उसका दिल बैठ गया। सोनू तोता, सबके सब पक्षी कहाँ चले गए, कहाँ उड़ गए? आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। सोनू तोता ने दूर एक कबूतर काका को भागते हुए देखा। वो सबको सावधान करके वहाँ से हटाने का इशारा कर रहे थे। चलो सब लोग भागो यहाँ से, चलो चलो सारे पक्षी जंगल को खाली करके भागो यहाँ से, जितना जल्दी हो सके निकल चलो यहाँ से। यह एक बहुत बड़ी महामारी की बीमारी है जो अपने जंगल में आ गई है। अपनी जान बचानी है तो इस जंगल को छोड़कर दूर चलो। चलो चलो सब लोग भागो यहाँ से। कबूतर काका की बातें सुनकर सोनू तोता उनके साथ साथ ऊपर उड़ने लगा। उसने आज तक ऐसी परिस्थिति का सामना कभी नहीं किया था। जान बचाने के लिए वहाँ से हटने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं था। कबूतर काका ऊपर ऊपर उड़ रहे थे और उनके साथ सोनू तोता भी उड़ रहा था। वह उस जंगल से बहुत दूर एक पहाड़ के पास पहुँच चुके थे, जहाँ पास में एक नदी बह रही थी। कबूतर काका ने चारों तरफ देखा और उस जगह को ज्यादा सुरक्षित मानकर वहीं अपने कदम रोक लिए। सोनू भी उड़ता हुआ नीचे उतर आया। काका, ये सही जगह लग रही है। हाँ, इसीलिए मैं यहाँ रुक गया हूँ। पास में नदी का भी पानी है और फलों के भी पेड़ हैं। काका, हमारे बहुत साथी हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। बड़ा दुख हो रहा है। ये कैसी बीमारी है? बेटा, ये बहुत बड़ी और भयानक बीमारी है। ये एक से दूसरे में फैलने में देरी नहीं करती है। इसे कोरोना महामारी कहते हैं। मेरे दो साथी भी उसकी चपेट में आ गए। मुझे भी अपनी जन्मभूमि प्यारी थी, लेकिन जान बचाना भी जरूरी था। जान है तो जहान है। अरे सोनू तोता, तुम तो सवेरे उठे और कुछ खाया भी नहीं। मुझे भूख तो लगी है, लेकिन वह भयानक दृश्य देखकर मैं सब कुछ भूल गया हूँ। काका, आप बहुत थक गए होंगे, बैठिए ना। मैं सामने के पेड़ से पके हुए अमरूद तोड़कर गिराता हूँ। दोनों लोग मिलके खाएंगे। सोनू तोता उड़ गया और कुछ ही देर में देखते देखते उसकी चोंच की फुर्ती से कई अमरूद इकट्ठा हो गए। दोनों ने अमरूद खाए और वहीं बैठ गए। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक सोनू की नजर आने वाले एक चील के ऊपर पड़ गई। चील काका के पीठ के पीछे से ही आ रहा था, इसीलिए उन्हें वो दिखाई नहीं दिया। सोनू ने तुरंत काका को सतर्क किया। काका झट से पेड़ पर चढ़ गया। सोनू तोता भी उड़कर डाल पर बैठ गया। चील उन्हें देखता ही रहा। सोनू और काका ने देखा कि उसकी आंखों के सामने कबूतर पेड़ से नीचे गिर गया और उसकी गर्दन बैठने लगी थी। चील उसे ही देख रहा था, लेकिन उसके पास नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा और पीछे जाने लगा। अरे काका, यह चील तो एक कबूतर से डर गया, पीछे ही हटा जा रहा है। काका, अरे नहीं नहीं, वो कबूतर नहीं, उसकी बीमारी से डर रहा है। महामारी यहाँ तक भी आ गई है। इसी वजह से कबूतर की जान पर आ गई है। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खजूर से गिरे तो बबूल में अटके। अब चलो चलो यहाँ से, अब भाग चलने में ही भलाई है। कबूतर और तोता वहाँ से आगे की ओर रवाना हो गए। वो दोनों नदी के किनारे बहुत दूर तक चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारे बगलों की टोली देखी। उन्हें देखकर उसके मन में आशा जाग गई। उन्हें लगा कि वह स्थान सचमुच रहने लायक है। यदि खतरा होता तो बगले भी यहाँ ना रहते। वह दोनों वहाँ पर रहने लगे और किसी भी आशंका से निश्चिंत हो गए। कुछ बगलों ने सोनू तोता से दोस्ती भी की। बगुले भयवश काका कबूतर के पास नहीं जाते थे।
सोनू भैया, काका से हमें बहुत डर लगता है। एक बार एक कबूतर ने मेरी गर्दन पकड़ ली थी। बड़ी मुश्किल से जान बचा पाई, फिर मेरी जान नहीं बचती। अरे मेरी जान उस वक्त नहीं बच पाई। फिर मेरे एक बगुले दोस्त ने कबूतर को एक फल दिया और कबूतर ने तब जाकर मेरी गर्दन को छोड़ा। अरे हमारे काका ऐसे नहीं है, वह किसी पक्षी को नहीं सताते बल्कि सबकी मदद करते हैं। बड़े नेक स्वभाव के हैं, इसीलिए तो मेरी उनसे बहुत पटती है। सोनू की बगुले के साथ बातचीत चल रही थी। इतनी ही दूर कबूतर काका जमीन पर गिर पड़ा। वह परेशान दिखाई देने लगा। उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। सोनू उड़कर उनके पास पहुंचने ही वाला था कि उन्होंने इशारे से उसे रोक दिया। सोनू, यहाँ से चले जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं महामारी का शिकार हो चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी ये बीमारी लगे। तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर कैसे चला जाऊँ? देखो तोता, यहाँ दिल से नहीं दिमाग से सोचना होता है। मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खता ही होगी। यहाँ से जल्दी निकल जाओ बेटे। सोनू की आंखों में आंसू भर आए। वह बगुले के पास पहुँचा। मेरे काका को बचा लो। क्या कोई इसका इलाज है जो मेरे काका की जान बचा सकता है? इस दुनिया में उनके सिवा कोई भी नहीं है। मेरा बगुला, मेरे साथ जल्दी चलो, अब समय बहुत कम है। बगुला सोनू को लेकर उड़ चला। उड़ते उड़ते वे दोनों एक पहाड़ के पास पहुंच गए। बगुला भाई, यहाँ तो महामारी फैली हुई है। मैं जानता हूँ, लेकिन दवा भी यही है। चलो मेरे साथ। पहाड़ पर एक जड़ी बूटी देखकर बगुला रुक गया। उसने उसे तोड़ना चाहा तो एक सांप बीच में आ गया। सोनू ने उड़कर सांप को चोट मारी। सांप पीछे मुड़ गया। सोनू ऊपर उड़ गया। उसने फिर से सांप को अपनी तरफ मोड़ने के लिए चोट मार दी। इधर सोनू ने बड़ी चालाकी से सांप को अपनी तरफ व्यस्त कर दिया और उधर बगुले ने जड़ी बूटी को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही जड़ी बूटी बगुले और सोनू के हाथ में लगी, वे दोनों उड़कर अपने क्षेत्र में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि काका अचेत पड़ा हुआ है। काका, मैं दवाई लेकर आ गया। अब आपका अच्छे से इलाज हो जाएगा। आंखें खोलिए ना, दवा खिलाता हूँ मैं आपको। काका के मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही थी। देखो सोनू, तुमने आने में देर कर दी। अब इन्हें कोई नहीं बचा सका। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मेरे काका को कुछ नहीं होगा। अभी मैं दवा इनके मुंह में डाल रहा हूँ। सोनू ने दवा काका के मुंह में डाल दी और पास में बैठ गया। तोते भाई, इस दवा का सेवन आप भी कर लो। कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हम सभी रोज इसका सेवन करते हैं, इसीलिए तो मजे में घूमते हैं। सोनू ने भी दवा खा ली और काका के चेहरे की तरफ आशा भरी नजरों से देखता रहा। काका को होश नहीं आ रहा था और सोनू का दिल बैठा जा रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। हे भगवान, मेरे काका को बचा लो। आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। मेरे काका ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे उनकी जिंदगी मेरी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है। आज उन्हीं की वजह से मैं जिंदा हूँ। सोनू ने अचानक देखा तो खुशी से उछल पड़ा कि काका ने आंखें खोल दी हैं और सबसे पहले उन्होंने सोनू तोता को देखा। अरे सोनू, तू यहाँ क्यों बैठा है? काका, अब मैं हमेशा आपके ही पास बैठूंगा। अब ना कुछ मुझे होगा और ना कुछ आपको होगा। आपने भी दवा खाई है और मैंने भी। इन सभी ने दवा खाई है, इसीलिए तो इस कोरोना महामारी की बीमारी से हम सब ने अपनी जान बचाई है। काका को सारी बात की जानकारी मिली और उनकी चेहरे पर खुशी छा गई और उन्होंने सोनू को बड़े प्यार से अपने गले लगा लिया। जंगल में सर्दियाँ बढ़ रही थीं। रानो चिड़िया अपने घर को गर्म रखने के लिए अपनी बेटी के साथ जंगल से लकड़ियाँ काट रही थी। मम्मा, जब आप छोटी थीं, तब क्या आप भी ऐसे ही लकड़ियाँ अपनी मम्मा के साथ लेकर जंगल से आया करती थी? हाँ बेटा, मैंने भी ये काम अपनी मम्मा से ही सीखा है और आपको भी ये सारा काम मुझसे ही सीखना होगा। एक कालू के बच्चे, उठो और जंगल से जाकर लकड़ियाँ लेकर आओ। ऐसा ना हो कि जंगल में सारी सूखी लकड़ियाँ ही खत्म हो जाएं। काम काम काम, जब देखो मुझसे तुम सारे दिन काम ही करवाती रहती हो। मुझे तो कभी आराम करने ही नहीं देती हो। अगर हमें लकड़ियाँ ना मिली तो हम ठंड में ऐसे ही दोनों मरते रहेंगे। वो चिड़िया अपनी बेटी के साथ जाकर रोज जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती है। फिर कालू कौआ अपने घर से निकलता है।
वो उड़ता हुआ जाता है। तभी उसकी नजर रानो चिड़िया के घर पर पड़ती है और वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे कल रात से ही तेज बुखार है, मुझे तुम अपनी ये लकड़ियाँ दे दो। ये सब आपके काम न करने के बहाने हैं। हाँ चलो भागो, चलो यहाँ से, आलसी कौवे कहीं के। 2 लकड़ियाँ क्या मांग ली? कैसे चू 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 करने लगी है चिड़िया। मैं भी देखा हूँ कि तुम सर्दियों में इन लकड़ियों से आग कैसे जला पाओगी। हाँ। फिर चिड़िया वो अपनी सूखी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है और कालू कौआ भी वहाँ पड़ी सारी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है। शाम भी हो जाती है। चलो गुड़िया, हम नदी पर चलते हैं पानी पीने के लिए, फिर आकर हम दोनों आग जलाएंगे। फिर चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर पानी पीने चली जाती है। कालू कौआ ये सब बैठा बैठा देख रहा था। फिर चिड़िया के जाने के बाद कालू कौआ चिड़िया के घर जाता है और उनकी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है। अब मैं देखा हूँ कि वो चिड़िया इन गीली लकड़ियों से कैसे आग जला पाएगी। फिर कालू कौआ वहाँ से अपने घर चला जाता है और अपने घर जाकर आग जलाकर बैठ जाता है। गौरी, मैंने उस चिड़िया की सारी लकड़ियाँ गीली कर दी, अब देखें कैसे वो आग जला पाएगी। कालू, कितना मजा आएगा जब चिड़िया रोती हुई हमारे घर आएगी। बेटा, मैं कब से लकड़ियाँ जलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये लकड़ियाँ तो जल ही नहीं रही हैं। मम्मा, ये लकड़ियाँ तो सूखी थी, फिर ये लकड़ियाँ क्यों नहीं जल रही हैं? मुझे लगता है इन लकड़ियों को जलाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत सूखी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी जाकर अपनी पड़ोसियों से मांग कर लाती हूँ सूखी लकड़ियाँ। फिर रानो चिड़िया कबूतर भैया के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे आप थोड़ी सी कोई सूखी लकड़ियाँ दे दो। मेरी ये लकड़ियाँ बड़ी और गीली हैं, जो जल नहीं रही हैं। मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ जलाने के लिए चाहिए थी। माफ करना चिड़िया बहन, मेरे पास तो लकड़ियाँ नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो हीटर है। फिर रानो चिड़िया कालू भैया के घर जाती है। कालू भैया, क्या आपके पास कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं? चल भाग चिड़िया यहाँ से, बड़ी आई सूखी लकड़ियाँ मांगने के लिए यहाँ पे। फिर उदास होकर चिड़िया अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक परी मिलती है। अरे छोटी चिड़िया, रुको रुको, ये सब तुम्हारे साथ उस कालू दुष्ट कौवे ने किया है। उसने ही तुम्हारी लकड़ियाँ गीली की हैं। जादुई परी, वो कालू कौवा हमेशा ही मेरे साथ गलत करता है। तुम चिंता ना करो चिड़िया, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। ये लो तुम, ये जादुई हीटर है, इससे तुम्हारा पूरा घर गर्म रहेगा और तुम्हें लकड़ियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई परी। रानो चिड़िया का घर हीटर से अब बहुत ही गर्म था। वो सभी बहुत खुश थे। अगले दिन कौवा और कौवी उस चिड़िया पर दोनों हंस रहे थे। बताओ बताओ चिड़िया, आज की रात तुम्हारी कैसी रही? मजा आया ना हम कौओं से पंगा लेने का? और सुनो, तुम्हारी उन लकड़ियों पर पानी मैंने ही गिराया था। हाँ। अरे सुनो, हमारा घर तो बहुत ही अच्छा था और बहुत गर्म था, क्योंकि मेरी रात तो बहुत अच्छी कटी और बहुत गर्म भी रही हमारी रात, क्योंकि हमारे को नया हीटर जादुई परी ने दिया है। इससे हमारा पूरा घर गर्म रहा। अब तो मुझे लकड़ियाँ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कालू और गौरी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, अब तो इस चिड़िया को लकड़ियाँ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं भी आज रात ही जादुई परी से मैं भी हीटर लूंगा। फिर कालू कौवा भी अपनी सूखी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है और फिर जंगल में जाकर रोने लगता है। मेरी लकड़ियाँ तो गीली हो गई हैं। आज रात तो मैं ठंड से मर ही जाऊंगा। फिर वहाँ पे जादुई परी आ जाती है। कालू कौवे, मैंने सब सुन लिया है। क्या तुम एक अच्छे पक्षी हो?
हाँ, मैं बहुत अच्छा पक्षी हूँ। मैं सभी पक्षियों की मदद करता हूँ। मैं कभी किसी पक्षी को परेशान भी नहीं करता हूँ। कालू कौवे, ये लो जादुई हीटर, ये तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देगा। फिर कालू कौवा खुशी खुशी वो हीटर लेकर चला जाता है। गौरी गौरी, देखो देखो, मैं भी जादुई परी से हीटर ले आया। देखो देखो, मैं हीटर ले आया। मैंने ऐसा नाटक किया कि उस परी ने मुझ पर विश्वास कर लिया और उस परी ने फिर मुझे ये हीटर दे दिया। अच्छा कालू, अब जल्दी से हीटर भी चालू करो, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। फिर कालू उस हीटर को चालू करता है। अरे, उसमें से तो ठंडी हवा आने लगती है। मैं जादुई हीटर हूँ। जो पक्षी बुरा रहता है, मैं भी उसके साथ वैसा ही करता हूँ जैसा उसने सबके साथ किया। मुझे सब पता है कि तुम एक बुरे पक्षी हो और तुम सब पक्षियों को तंग किया करते हो। फिर कौवा और कौवी सारी रात ठंड में ही रहते हैं।